गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फ्रेंड, हमारी संस्था यानी कि डिकोड एग्जाम आपके आगामी एग्जाम के लिए यानी कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ से संबंधित जो वीडियो कोर्सेज को लॉन्च किया है, उन वीडियो कोर्सेज को अगर आपने 2 नवंबर 2021 तक परचेज किया तो आपको दीपावली फेस्टिव ऑफर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री वीडियो कोर्सेज को 2 नवंबर तक परचेज किया तो आपको दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसमें कि आपने अगर इस कूपन कोड आरओ पीवीसी 500 का इस्तेमाल किया तो आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं अगर हम यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मेंस वीडियो कोर्सेज की बात करें और उसको आपने विदाउट जीएस अगर आपने परचेज किया तो आपको इस कूपन कोड यानी कि आरओ एमवीसी 500 का इस्तेमाल करने पर आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। और वहीं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री प्लस मेंस वीडियो कोर्सेज परचेज करने पे आपने अगर इस कूपन कोड का यानी कि आरओ PMVC 1000 का इस्तेमाल किया तो आपको 1000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ वीडियो कोर्सेज परचेज करने पर अगर आपने कूपन कोड HCVC 500 का इस्तेमाल किया तो आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये है हमारा दीपावली फेस्टिवल डिस्काउंट जो कि जो वीडियो कोर्सेज पे दिया जा रहा है आपको। तो ये जो कोर्स है, ये जो ऑफर है, ये क्लोज हो जाएगा 2 नवंबर 2021 तक। तो आप जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज को परचेस कर लें ताकि आपको इस दीपावली फेस्टिवल ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए आने वाला और भी कुछ डिस्काउंट है, मैं आपको क्लास के दौरान कुछ और भी ऑफर है हमारी संस्था के द्वारा आपके लिए लाए गए हैं, तो उनको मैं क्लास के दौरान बताऊंगी। ठीक है, तो आइए प्रश्नों पे आते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान, चीन, फ्रांस, रूस। तो करेक्ट आंसर इज बी, चीन के द्वारा ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसके बारे में पढ़े तो चीन ने कुआईझो 1A KZ-1A से ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, कुआईझो 1A, इसी के द्वारा चीन ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और इस उपग्रह का नाम अगर बात करें तो इस उपग्रह का नाम है देखिए फ्रेंड, जिलिन-1 गाओफोन 02F। ठीक है, ये थोड़ा नाम इन लोग का नाम ऐसे होते हैं तो लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि जिलिन-1 गाओफेन 02F जो है वो किस देश के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है, किस देश का उपग्रह है? तो ये चीन का उपग्रह है। ध्यान रखिएगा किससे इसको प्रक्षेपित किया गया है, कुआईझो 1A से। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो जिलिन-1 गाओफेन 02F उच्च रिजोल्यूशन छवियां और उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन छवियां जो है जो भी और उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन जो है ये प्रदान करने में सक्षम है। और बाकी अगर हम बात करें कुआईझो 1A की तो ये देखिए कुआईझो 1A KZ-1A को चीन एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये काफी कम लागत वाला छोटा ठोस ईंधन वाहक गैस होता है, ईंधन वाहक गैस रॉकेट है ये। और इसके बारे में इसके जो वजन की बात करें तो ये जो है ये 300 किग्रा से कम वजन वाले निम्न कक्षा उपग्रहों को लॉन्च करने में डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। बाकी आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो इसका जो उपग्रह लॉन्च किया गया है जिलिन-1 गाओफेन 02F। ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुआईझो 1A जो है वो क्या है, कम लागत वाला छोटा ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है, इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा केलानिया राजा महावीर कहाँ स्थित है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो केलानिया राजा महाविहार जो है वो श्रीलंका में स्थित है। और देखते हैं ये चर्चा में क्यों बना हुआ था महाविहार। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। ठीक है, चैत्य जो होता था बौद्ध धर्म में पूजा स्थल हुआ करता था जहां बौद्ध चीज से बुद्ध के जो संबंधित अस्थियां वगैरह रखी जाती थी।
विहार जो होता था, ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी वगैरह होते थे उनका विश्राम स्थल हुआ करता था। तो महाविहार, चैत्य, ये सब आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, प्रश्न यहाँ से बन चुका है। ठीक है, चलिए बाकी हम देखते हैं कि केलानिया राजा महाविहार जो है वो श्रीलंका के कोलंबो के पास स्थित एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है। ठीक है, चर्चा में क्यों था भाई? अभी हाल ही में हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री ने, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, तो उस दौरान विभिन्न देशों से प्रतिनिधि आए थे, आमंत्रित किए गए थे। तो उस समय जो श्रीलंका से जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने प्रधानमंत्री को 2 मुराल पेंटिंग भेंट की थी। तो ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया था। जो कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल रहा है वो भारत का 29वां है और उत्तर प्रदेश का 3रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान जो विभिन्न देशों से जो प्रतिनिधि आए थे, उन प्रतिनिधि में जो श्रीलंका के प्रतिनिधि आए थे उन्होंने जो प्रधानमंत्री को 2 मुराल जो पेंटिंग भेंट की थी। ये जो मुराल पेंटिंग फ्रेंड भेंट किया गया था वो राजा महाविहार में श्रीलंकाई कलाकार सोलियास मेडिस के द्वारा जो है वो चित्रित की गई थी। यही कारण है कि ये महाविहार जो है चर्चा में आया है। ठीक है, बात करें इसमें तो इस अवसर पे देखा जाए जो श्रीलंकाई प्रतिनिधियों द्वारा महात्मा बुद्ध के पिपरवा अवशेष को भी भारत लाया गया। ठीक है, पिपरवा, और पिपरवा देखा जाए इसका स्थान ये कहाँ अवस्थित है, तो ये कुशीनगर से 160 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और साथ ही देखा जाए कुशीनगर बुद्ध से संबंधित अंतिम वास स्थल भी है। ठीक है, थोड़ा सा आप बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लो। बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोगों ने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया है। आप हो सके तो प्रीवियस के क्वेश्चंस को जो मैंने हिस्ट्री का डिस्कस किया, आप वहां पे जा करके बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ भी है वो देख लेना, क्योंकि ये लगातार न्यूज में बना है। आगामी एग्जाम में आपसे यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट से बढ़ते फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो दीपावली फेस्टिव ऑफर में देखा जाए आपको 300 की डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है? यूपीपीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज को। अगर आपने 2 नवंबर 2021 तक यूपीपीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज परचेस किया और आपने कूपन कोड ROPTS 300 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका टेस्ट सीरीज से संबंधित। अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो आपका देखा जाए तो प्री प्लस मेंस का किसका डिस्कस किया, आरओ यूपीपीसीएस का, और वहीं साथ साथ देखा जाए तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का हम लोगों ने देखा। ये टेस्ट सीरीज से संबंधित है। कौन सी टेस्ट सीरीज? यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा 2 नवंबर 2021 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 अक्टूबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ पहली रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया? ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच में पहली रणनीतिक वार्ता आरंभ हुई है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? करेक्ट आंसर है सी, किर्गिस्तान के साथ भारत की पहली रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया गया है 26 अक्टूबर 2021 को। और इसके बारे में देखा जाए तो पहली भारत किर्गिस्तान रणनीतिक वार्ता राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयों के बीच में 26 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान के बारे में। और यहीं से देखा जाए तो कि भारतीय पक्ष की तरफ से कौन था, तो जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजित डोवाल ने। और वहीं देखा जाए उनके समकक्ष यानी कि किर्गिस्तान के जो हैं सुरक्षा परिषद के जो सचिव हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मरात इमानुकुलोव जो है, उन्होंने इस वार्ता में भाग लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन थे जो पहली रणनीतिक वार्ता हुई है भारत और किर्गिस्तान की तरफ से। भारत का प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने किया। वहीं जो किर्गिस्तान के जो इनके समकक्ष थे जिनका नाम क्या था, जो वहां के सुरक्षा परिषद के सचिव हैं जिनका नाम है जनरल मरात इमानुकुलोव। ठीक है, इन लोगों के बीच में जो वार्ता हुई उस वार्ता का जो केंद्र बिंदु था हमें वो जान लेना चाहिए कि दोनों पक्षों ने देखा जाए तो दोनों देशों के सामने जो भी मौजूद खतरे हैं, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण है उससे संबंधित जो है इन दोनों देशों ने चर्चा किया। और इन दोनों देशों के बीच में जो वार्ता हुई इसमें सबसे जो प्रमुख बिंदु पर चर्चा हुई वो थी अफगानिस्तान के बारे में चर्चा। तो अफगानिस्तान भी था इनके वार्ता में प्रमुख बिंदु था। जो भी अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति है इन दोनों देशों ने इस पर चर्चा किया। और देखा जाए दोनों देश हैं वो आने वाले दिनों में किन किन क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, तो इसमें देखा जाए दोनों पक्षों में द्विपक्षीय सहयोग, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के कदमों पर सहमति व्यक्त की गई। उसमें भी देखा जाए जो सुरक्षा सहयोग से संबंधित जो है, जो कि आतंकवाद का मुकाबला करना फ्रेंड सबसे बड़ी चुनौती आज वर्तमान में है, वहीं कट्टरपंथ का मुकाबला करना, नस्ली पदार्थों का
नशीले पदार्थों का पर नियंत्रण और रक्षा सहयोग जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, तो ये था केंद्र बिंदु वार्ता का दोनों देशों के बीच में जो पहली वार्ता हुई, रणनीतिक वार्ता। ठीक है, इसके पहले भी देखा जाए तो इन दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें तो 1992 से, ठीक है, 1992 से भारत जो है उसका राजनयिक संबंध रहा है किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, आइए थोड़ा सा किर्गिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंड। ये है मध्य एशिया का मैप, क्योंकि किर्गिस्तान जो है वो मध्य एशिया में स्थित है। और इसकी लोकेशन देखिए तो उत्तर में देख लीजिए फ्रेंड कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान है। और इसके देखा जाए तो पूर्व में देखिए फ्रेंड चीन स्थित है। इसके दक्षिण में देखिए तो फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए जो तजाकिस्तान है, और इसके जो पूर्व पश्चिम में देखा जाए तो उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और ये है आपका किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान की देखिए राजधानी बिश्केक है जो कि इसकी राजधानी है, और किर्गिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है आपका कौन? बिश्केक। ठीक है, और इसके यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तजाकिस्तान के नीचे देखा जाए तो अफगानिस्तान है, जो कि इन दोनों देशों के बीच में जो वार्ता हुई है, रणनीतिक वार्ता पहली, उसमें ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था। कौन सा? अफगानिस्तान। यहाँ देखिए पाकिस्तान, और ये है आपका भारत। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो ये है आपका मैप है जो कि मध्य एशिया से संबंधित है, और यहाँ से देखा जाए तो सिल्क रूट भी जाता है, इसलिए काफी ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ की लोकेशन वगैरह भी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत की गई है। और ये देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है किस मंत्रालय के द्वारा? वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर इज डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा संभव 2021 से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता मिशन है। किससे संबंधित है? तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, नाम भी ध्यान रखिएगा। और इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया गया वो भारत सरकार के MSME मंत्रालय के द्वारा करा जा रहा है। ठीक है, तो इस जो कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा? जो MSME मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम के उद्देश्य को समझते हैं। तो MSME मंत्रालय के तहत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का यह कार्यक्रम 1 महीने की लंबी पहल है। और इसमें देखा जाए तो जो MSME मंत्रालय के जो 130 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं देश भर में, उन सभी कार्यालयों में सभी हिस्सों में विभिन्न कॉलेजों और IT के छात्रों को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस अभियान के दौरान क्या किया जाएगा कि जितने भी कॉलेजेस के जो छात्र हैं उनको क्या किया जाएगा कि ऑडियो वीडियो फिल्म के दिखा करके जो भी है, जो ऑडियो वीडियो फिल्म दिखा करके जो MSME मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रेंड हम MSME के बारे में बात करें फ्रेंड, जो MSME के बारे में इसके योगदान की बात करें तो जो वर्तमान में जो इसका GDP में जो योगदान है वो 30% है, और सरकार का क्या लक्ष्य है इसको आने वाले दिनों में 50% करने का। वहीं अगर यहाँ पे जो इस क्षेत्र से जो रोजगार का सृजन होता है फ्रेंड, वो 11 करोड़, वर्तमान में 11 करोड़ रोजगार का सृजन होता है, जिसको आगामी दिनों में 15 करोड़ बढ़ाने की तैयारी की जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो एक तरीके से सेक्टर को आगे बहुत MSME सेक्टर को काफी ज्यादा, क्योंकि इसका वर्तमान में भी बहुत ज्यादा योगदान है और आने वाले दिन में भी इसका काफी ज्यादा हमें दिख रहा है कि एक तो GDP में इसका 50% तक योगदान हमें दिखना है आने वाले दिनों में। वही रोजगार में देखा जाए तो 15 करोड़ रोजगार देने की क्षमता रखता है MSME। तो ये सब देखा जाए तो भारत में देखा जाए तो जो MSME का काफी ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था में MSME का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और वहीं देखा जाए तो भविष्य में भारत को जो विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था, ठीक है, वाला देश बनाने के प्रयास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो साबित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में पेगासस जासूसी मामले की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है? तो पेगासस मामले के बारे में, ठीक है, RV रविंद्रन, नचिकेत मोर, KV कामत, RD मल्होत्रा। करेक्ट आंसर इज RV रविंद्रन के द्वारा जो है की अध्यक्षता में पेगासस जासूसी मामले की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे नचिकेत मोर समिति के बारे में बताएंगे कि नचिकेत मोर समिति जो है वो किस लिए गठित की गई थी। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने पेगासस मामले, जासूसी मामले की 3 सदस्यीय
विशेषज्ञ समिति से जांच करने का आदेश दिया है। फ्रेंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में पेगासस जांच जो मामला हुआ है आप मुझे बताएंगे कि पेगासस मामले के बारे में मुझे 1 और 2 लाइन में थोड़ा सा हिंट करेंगे कि ये मामला क्या था, ठीक है। इसी बहाने कम से कम आप गूगल सर्च करके इस मामले के बारे में पढ़ेंगे कि जो पेगासस का जासूसी मामला था कि किस तरीके से क्या, अब मैं नहीं बताऊंगी नहीं तो फिर मेरा वर्क ही क्या रह जाएगा, वो आप ही को बताना है, ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय समिति जो गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो जांच है जासूसी जो हुई है उस पे उसकी जांच करने के लिए। समिति की अध्यक्षता देखिए कौन कर रहा है, ये उच्चतम न्यायालय के जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम है आर.वी. रविंद्रम, ठीक है। अन्य सदस्यों की बात करें तो नवीन कुमार चौधरी हैं, प्रभारन पी हैं और अश्वनी अनिल गुमसते जो है इसमें शामिल हैं। और ये जो समिति है वो इजराइल फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा जो स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी आरोपों को देखने के लिए गठित किया गया। चलिए आप मुझे ये मामला समझाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पहले फिर से मैं आपको एक अपने संस्था के द्वारा जो आपके लिए दीपावली ऑफर, दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट दिया गया है, किससे संबंधित, आपके टेस्ट सीरीज से संबंधित। तो फ्रेंड अगर आपने यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज अगर आपने खरीदा है तो अगर आपने खरीद रहे हैं 2 नवंबर 2021 तक और आपको ये कूपन यानी कि ROPTS 300 इस कूपन का इस्तेमाल करने के बाद आपको 300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं आप अगर हाई कोर्ट ARO टेस्ट सीरीज खरीदें और आपने कूपन कोड HCTS 300 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका 300 का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारी संस्था की तरफ से जो यानी कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आपके लिए दीपावली ऑफर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फ्रेंड आप इस कोर्सेज को परचेज करिए। 2 नवंबर को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आपसे यही बात मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, ऑफर के बारे में बताइए हमारी संस्था की तरफ से जो भी आपको ऑफर दिए जा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया, 15वें, 18वें, 20वें या फिर 19वें। करेक्ट आंसर इज बी, 18वें। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से 8वें आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और यह देखा जाए तो 9वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया, ठीक है। ये 9वां था। इसके बारे में देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता किया था ब्रुनेई के सुल्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई इस सम्मेलन की। और ये सम्मेलन देखा जाए तो शिखर सम्मेलन आसियान भारत रणनीतिक साझेदार की स्थिति की समीक्षा करेगा, ठीक है। जो भी इनके बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी इस सम्मेलन के दौरान। और इस शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो नेता व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा, संस्कृति और कोविड-19 और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य के पहले, यहाँ के है ध्यान रखिएगा, कि पहले पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। दिल्ली, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर सी, लद्दाख का किया गया है, ठीक है फ्रेंड। भारतीय राज्यों के हिसाब से ये पहला जो है लद्दाख के पहले पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण विभाग लद्दाख के द्वारा किया जा रहा है इसका। तो ये पहला जो है 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव का आयोजन ये किया गया है वो 28 अक्टूबर 2021 को लेह में शुरू हुआ है, ठीक है। 3 दिवसीय रहेगा और ये लद्दाख पक्षी महोत्सव है, लेह में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान देखा जाए आधिकारिक तौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख के राजकीय पक्षी घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। और वही सांसद हैं जिनका नाम है जमयांग सेरिंग नामग्याल ने छात्रों के लिए द चांगपा और एक्सप्लोरर ताशी मिट्स द चांगपा कार्य पुस्तिका भी जारी किया। हम लोग चांगपा के बारे में बात किया था ना, वहाँ के जो निवासी हैं चांगपा, ठीक है। ये मूवी भी एक थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले चर्चा किया था। बाकी ध्यान रखिएगा जो लद्दाख की जो राजकीय पक्षी घोषित की गई ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि हाल ही में भारत ने किस शहर के बाढ़ प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। करेक्ट आंसर इज ए यानी कि चेन्नई,
ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए कर दीजिएगा। ठीक है, गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, तो देखिएगा तो यहाँ पे भारत ने जो एडीबी के साथ जो हस्ताक्षर किया है, तो भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई कोस्टल लेरियार बेसिन में जलवायु लचीला एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, $251 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत और एडीबी ने। ठीक है, चेन्नई के लिए। ये चेन्नई बाढ़ की जो है, चेन्नई शहर की बाढ़ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा और यह परियोजना देखा जाए तो बाढ़ सुरक्षा आधारभूत संरचना का निर्माण करेगी, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की क्षमता को मजबूत करेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो इस समझौते से देखा जाए तो जो आपका कोस्टल लेरियार बेसिन के जो निवासी हैं उनके समक्ष जो नियमित रूप से जो आने वाली बाढ़ का जो खतरा है वो कम करने में काफी मददगार साबित होगी। ठीक है, काफी मदद मिल सकेगी। ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ है, भारत और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट के बीच में कितने का हुआ है, $251 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। किससे संबंधित, जो चेन्नई में जो लगातार बाढ़ आती है उनसे जो नियमित जो आने वाली बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किया गया है। हाल ही में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्वदेशी मैकेनाइज्ड स्क्वेंजिंग सिस्टम बनाया गया है, ICMR, CSIR, CDIR या फिर भारत बायोटेक। करेक्ट आंसर इज बी, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा स्वदेशी मैकेनाइज्ड देखा जाए तो स्क्वेंजिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। और इसमें देखा जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR, CMERI दुर्गापुर ने एक स्वदेशी मैकेनाइज्ड स्क्वेंजिंग सिस्टम को विकसित किया है। और ये देखा जाए तो सीवरेज रखरखाव प्रणाली में नवीनतम तकनीकी प्रगति पर हाथ से मैला ढोने वालों को खुद को कुशल बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसमें जो हाथ से मैला ढोते हैं उनको खुद को उनको कौशल जो है प्रदान करने में काफ़ी मदद करेगा। किसके द्वारा ये बनाया गया है, मैकेनाइज्ड स्क्वेंजिंग सिस्टम जो विकसित किया गया है, CSIR के द्वारा दुर्गापुर में ये विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो 5000 लोगों के घनत्व तक के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो सीवर प्रणाली की 300 मिलीमीटर व्यास और एक यहाँ पे देखा जाए तो 100 मीटर लंबाई तक सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, ये चीज है। लास्ट प्रश्न में चलते हैं। लास्ट प्रश्न है कि हमारा हाल ही में भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान किस राज्य में लॉन्च किया, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि तमिलनाडु में लॉन्च किया गया भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला, ठीक है, चेन्नई ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर स्पेस जो चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान जो है वो लॉन्च किया है। इसमें देखा जाए तो भारत अंडर वाटर व्हीकल वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस जैसे फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया। तो इसके पहले भी जो था मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान जैसे लॉन्च करने के बाद भारत जो है अंडर वाटर व्हीकल, ठीक है, इसके पहले USA के पास भी है, रूस के पास है, जापान के पास है, फ्रांस और चीन के पास है। वहीं अंडर वाटर व्हीकल जो है बनाने में भारत भी अब इन देशों में शामिल हो गया। और ये देखा जाए तो 1000 से लेकर के 5500 मीटर की गहराई पर स्थित जो है निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मददगार होंगे। ठीक है, तो आप इतने गहराई में जा करके समुद्र में 1000 से लेकर के लगभग 5500 मीटर की गहराई में जा सकते हैं और वहां पे जो समुद्रों में जो निर्जीव जो संसाधन है उनका अन्वेषण उनका देखा जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थे हमारे 10 MCQs थे, जिसमें मैंने आपको ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं दिया लेकिन कुछ दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद भी है कि कौन उसका आंसर करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। और हमारा सबसे पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि नीदरलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 विश्व कप से के सुपर 12 चरण के लिए क्वालिफाई में विफल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। उनका नाम क्या है, रियाल टेन डोशेट। ठीक है, तो ये रियाल टेन डोशेट है जो कि नीदरलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? बलदेव प्रकाश। तो बलदेव प्रकाश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक सीईओ नियुक्त किया गया। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारत में मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। किस मानद उपाधि से? भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? नेपाल के सेनापति या नेपाल के जो सेना प्रमुख है जिनका नाम है जनरल प्रभुराम शर्मा। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में, उनका नाम था रोहताओ वू। ठीक है। अगला है कि केंद्र सरकार के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। किसे किया गया? राजेश गोखले को। ठीक है। तो राजेश गोखले को जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। विश्व देखा जाए तो यहाँ पे विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाएगा, 29 अक्टूबर को मनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। देखा जाए अगले महीने यानी कि नवंबर में कोरोना वायरस के खिलाफ मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा किया गया। इस अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान। हर घर के लोग जाएंगे, जो दूसरा टीकाकरण जो लोग का बच गया है, ठीक है, तो उन लोग को वैक्सीनेट किया जाएगा। किस अभियान के द्वारा? हर घर दस्तक अभियान। ये केंद्र सरकार की योजना है कोरोना वायरस से संबंधित। ठीक है। जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो टीकाकरण लगाया जा रहा है, जो टीका है वो आप लोगों ने भी, जिन लोगों ने आज वैक्सीनेशन नहीं करा उन्हें करा लेना चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो अगला है कि भारत सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? केवी कामत को। ठीक है। केवी कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर को। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म 2021 का राष्ट्रीय फिल्म प्राप्त हुआ है सैयद सुल्तान अहमद का। ठीक है। तो ये थे हमारे 10 फैक्ट्स ऑफ द डे थे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला जो स्पेशल है कि हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी जिनका नाम है सुहास हलवाई, उनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करेंगे कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता और किस खेल से संबंधित जो है उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेल में कौन सा पदक जीता, किस खेल से संबंधित जीता। ठीक है। और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सुहास हलवाई, जो कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश का जिला है जिसका नाम जो है महर्षि वामदेव के नाम पे रखा जाएगा। कौन सा नाम शहर है? वो बांदा जिला। तो बांदा जिला का महर्षि वामदेव के नाम से रखे जाने का प्रस्ताव जो है भेजा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला है आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम बन गई है लखनऊ फ्रेंचाइजीज, जो है सबसे महंगी टीम बन गई है आईपीएल इतिहास में। हम लोगों ने बताया 2 टीमों को शामिल किया गया। ठीक है। अहमदाबाद और दूसरा लखनऊ। इसी के साथ साथ जो है आईपीएल की 10 टीमें हो गई हैं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। हाल ही में देखा जाए तो 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है। 10 दिवसीय माटी कला मेला। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने बाल कृष्ण नारायण। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड, क्लास एंड करूं उसके पहले फिर से मैं आपको आखिरी जो है हमारा दीपावली फेस्टिव ऑफर है, जो कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से टेस्ट सीरीज से अगर आपने परचेस किया है और आपने ये कूपन इस्तेमाल यानी कि HCTS 300 आप इस कूपन का इस्तेमाल करेंगे जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ टेस्ट सीरीज को परचेस करेंगे तो आपको 300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। दीपावली फेस्टिवल डिस्काउंट है आपका 300। तो ये भी ऑफर जो है वो 2 नवंबर 2021 तक वैलिड रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस सारे कोर्सेज को जो भी आपके लिए आवश्यक है उन कोर्सेज को परचेस करिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे कोर्सेज बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड, आप प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, तभी जाकर के आपका एग्जाम में मतलब पूरी चांसेस होगी क्वालिफाई का। इसलिए जितना पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट भी सॉल्व करिए। अब आपके सारे एग्जाम में हमारी संस्था जो है वो लगातार लगी हुई है। इन कोर्सेज को आप परचेस करिए और इन कोर्सेज को आप 2 नवंबर 2021 तक परचेस कर लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन ऑफर का फायदा उठा सके। ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वीडियो कोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने शेयर किया। तो इस तरीके से बाकी हम लोगों ने करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस को भी देखा और जितना भी आपको मैंने वर्क दिया है आप उसको करिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। और जो आपको दीपावली फेस्टिवल ऑफर है जो कि मात्र 2 नवंबर तक ही वैलिड है, तो फ्रेंड प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, उन्हें भी इस चीज़ को बताइए कि ताकि वो उनको भी इस कोर्सेज का फ़ायदा मिल सके और वो लोग
ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्सेज से लोग जुड़ सके। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।